हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज LTSST के अंदर ज्योग्राफी की 4th क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, ताकि हमें जो है वो चीज़ें हमें ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ते गए और पीछे की चीज़ें भूल जानी है। तो हमें रिवाइज भी करते रहना है ताकि प्रॉपर हमारी चीज़ें दिमाग में वो चीज़ें बनी रहे। इसके अलावा रिवाइज के लिए हम आपके लिए MCQ भी लेके आते हैं। जो वीकली आपकी जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं सारे LTSST के अंदर जितने भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स पढ़ाए गए उसका MCQ करते हैं। ये MCQ देखने के लिए आप हमारी अचीवर्स ऐप जो है उसको डाउनलोड करके वहाँ पे MCQ दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? हमने सौरमंडल के बारे में जो हम रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो हमने पढ़े थे इसके अंदर, जिसमें हमने सन के बारे में सबसे पहले देखा था कि सूर्य के डिफरेंट डिफरेंट 4 पार्ट हैं, जिसमें से सन है यानी सूर्य का जो किरीट है, कोरोना है, कोरोमंडल है या फिर फोटोस्फीयर है, कोर है। इस तरीके से 4 इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, उसके अलावा हमने इनके बारे में सेपरेटली पढ़ा। ठीक है, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्या कोरोना है, क्या इसके अंदर क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल है, क्या इसका प्रकाश मंडल है और क्या इसका कोर है। ठीक है, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सन स्पॉट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसकी PDF आपको मिल गई होगी आई होप। उसके अंदर आप देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा सुपर अर्थ के बारे में हमने देखा कि सुपर अर्थ क्या होती है। सुपर अर्थ ऐसे पिंड होते हैं जो सौरमंडल से बाहर हो और पृथ्वी की साइज के दुगुने से अधिक हो लेकिन 10 गुने से कम हो। ठीक है, ऐसा हमने सुपर अर्थ के बारे में देखा था। फिर प्लूटो हमने देखा था, क्योंकि प्लूटो यानी जो यम है उसको वो पहले कंसिडर होता था ग्रहों में, लेकिन 2006 में जो है AIU जो है जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसने इसको जो है यम जो है उसको ग्रहों की परिभाषा से बाहर निकाल दिया, एक नई परिभाषा दी, जिसमें से हमने पढ़ा था कि जो थर्ड इसकी कंडीशन है कि इसके पास उतना गुरुत्वाकर्षण नहीं है कि यह अपने आसपास के जो छोटे छोटे पिंड हैं उनको खींच पाता है, तो इसलिए इसको उससे बाहर निकाल दिया गया था ग्रह की डेफिनेशन से। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा सैटेलाइट्स हमने देखे थे। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स एक तो अपने ग्रह और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, दूसरा इनके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती। 2 टाइप के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, ये भी हम देख चुके थे। इसके अलावा मून के बारे में हमने पढ़ा था। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है और कितने दिन लगाता है? 27 दिन लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने में भी और अपने अक्ष पे भी घूमने में भी। ठीक है, तो इसके इसीलिए हमने ये भी देखा था कि इसका एक पार्ट हमें नहीं दिखाई देता, जिसे हम डार्क साइड या फिर दूर का पक्ष जो है वो सब बोलते हैं, तो ये हम देख चुके थे। इसके अलावा इसमें हमने ये भी देखा कि पूर्णिमा क्या है और अमावस्या क्या होती है, कैसे बनती है, ये हम सारी चीज़ें इसमें हम देख चुके हैं। और अपोजी और पेरिजी के बारे में बताया था कि मैंने अर्थ जो चंद्रमा है वो अर्थ के जब नज़दीक हो तो उसको कहते हैं पेरिजी, और जो सबसे दूर हो तो उसको कहते हैं अपोजी। ठीक है, सिंपल सी बात थी। ब्लू मून हमने देखा था कि जब एक कैलेंडर मंथ में यानी जब एक मंथ में अगर 2 बार पूर्णिमा हो जाए तो उसको कहते हैं ब्लू मून, और ऐसा हो किसी साल जब 2 महीने में ऐसा हो जाए कि जनवरी में भी हुआ या फरवरी में ऐसा हुआ, तो फिर बाद में अक्टूबर में भी ऐसा हो गया कि एक महीने में 2 बार पूर्णिमा हो रही है, तो वो साल कहलाता है ब्लू मून ईयर। ठीक है, ये हम देख चुके थे। उसके बाद हमने क्षुद्र ग्रह देखा कि क्षुद्र ग्रह एक बेल्ट होती है जो यूजुअली बृहस्पति और मंगल के बीच एक लंबी सी बेल्ट है, वो होती है। ठीक, उसके अलावा ट्रोजन में भी हमने इसी में देख लिया था कि ट्रोजन क्या होते हैं, जो 60 डिग्री एंगल के साथ अपने ग्रह के साथ ऐसे स्टेबल रहते हैं हमेशा। फिर हमने देखा था कॉमेट्स यानी धूमकेतु सूर्य के चारों ओर ऐसे घूम रहे होते हैं और अचानक अगर सूर्य के नज़दीक चले जाएं तो आग लग जाती है और एक पूछ बनाते हुए ऐसे हमें यहाँ से दिखाई देते हैं। फिर हमने उल्कापिंड यानी मेटेओर्स के बारे में पढ़ा था कि जो कुछ उल्का हैं जो पृथ्वी से ऐसे अट्रैक्ट होते हैं यानी पृथ्वी की तरफ ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आ जाते हैं, और फिर में अचानक से आग लगती है, और आग लगने की वजह से क्या होता है, ये पृथ्वी की तरफ गिरते हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस देखा था कि अगर जब तक ये अंतरिक्ष में है तो इनको मेटेरॉइड्स या उल्कापिंड कहा जाता है, और जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो उनको उल्का या फिर शूटिंग स्टार कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये टॉपिक हम देख चुके हैं। आज हमने देखना है क्या इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि आप हमारे जो कोर्स हैं वो परचेज कर सकते हैं हमारी अचीवर ऐप के थ्रू, जिसमें हमने LTSST के लिए डिफरेंट टाइप के कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो अचीवर्स ऐप डाउनलोड करिए और उसके अंदर देखिए कि कौन कौन से कोर्स आपको सूटेबल हैं, तो वो आप परचेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अगर ज़्यादा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे आपको एक इंक्वायरी नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए जो है अब नेक्स्ट क्लास करते हैं आज की, जिसमें हम जानेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में सोलर सिस्टम अपना कंप्लीट कर लिया था, तो एक इसमें टॉपिक बच गया अर्थ, जिसमें बेसिक से अर्थ के टॉपिक हैं, पृथ्वी से रिलेटेड जो बेसिक टॉपिक है वो पूछे जाते हैं, वो क्या है देखिए। इस वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, नहीं अक्षांश और देशांतर जिसे कहते हैं।
पृथ्वी की गति के बारे में, यानी मोशन ऑफ अर्थ जिसे कहते हैं, और सीजन्स के बारे में, यानी ये जो ऋतुएं होती हैं वो कैसे होती हैं, इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश, जिसको हम कहते हैं अक्षांश। ठीक है, अक्षांश, अक्षांश क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है, आपने ये एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा। मैं इसको थोड़ी जल्दी पढ़ाऊंगा। जल्दी कहने का मतलब ये है कि इस पर बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक तो आप इसे एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, और दूसरी बात है ये बहुत ज़्यादा कॉमन सा टॉपिक है, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आने के चांसेस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है, छूट जाता है, इजी वाला क्वेश्चन छूट जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अगर टफ क्वेश्चन आपको नहीं आता है, वो छूट जाए तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया होता है। लेकिन आप इजी क्वेश्चन उसको छोड़ के आते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उन ज़्यादा मैक्सिमम लोगों ने करा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप पीछे रह जाते हैं। तो इसे ये ऐसे जो इजी टॉपिक है उनको हम एक गो थ्रू करेंगे, और उसी में आपको जो है वो समझ लेना है कि ताकि क्वेश्चन जो है आपके लिए गलत ना हो एग्जाम के अंदर। तो अक्षांश क्या होता है? अक्षांश जो पृथ्वी है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, अक्षांश और देशांतर जैसी चीज़ें वास्तव में कुछ होती हैं नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको इसलिए बनाया गया है ताकि हमें सुविधा हो। ठीक है, बाय द वे अगर हमें पूछा जाए कि अमेरिका कहाँ है, तो हम ये कह सकते हैं कि 45 डिग्री और अक्षांश और इतने देशांतर पर यहाँ पे है। तो इसलिए ताकि सुविधा हो इंसान के लिए, ऐसा कुछ बनाने के लिए ये जो अक्षांश और देशांतर है वो बनाए गए। ठीक है, तो काल्पनिक रेखाएं हैं। और अक्षांश हैं क्या? अक्षांश इस तरीके से, ये जो रेखाएं हैं, यानी अगर आप ये जानते होंगे, अगर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री को, यह 0 डिग्री, यानी सिंपली अगर कहूँ मैं को पृथ्वी अगर है, इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और इसको कहा गया 0 डिग्री। ठीक है, ये जो 0 डिग्री इसको अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, इस 0 डिग्री अक्षांश को हम जानते हैं किस नाम से? विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के नाम से। ठीक है, क्योंकि बीच में है तो उसको भूमध्य या इक्वेटर, इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्वेटर, इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर कह दिया गया। तो इसने क्या करा, इस पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बांट दिया। ठीक है, ऊपर का पार्ट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और निचला वाला जो पार्ट हो गया इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। सिंपल सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या हुआ, इस लाइन को बना के एंगल खींचे गए। ठीक है, अगर यहाँ से हम एंगल खींचने लगे तो यहाँ पे हम जैसे 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे यहाँ पे 90, फिर 110, 120, इस तरीके से यहाँ पे 180। तो इस तरीके से एंगल खींचे गए, और इन एंगल्स को क्या हुआ, यहाँ से 2 आपस में मिला दिए गए। जैसे यहाँ से अगर 170 और 10 डिग्री को ऐसे मिला दिया गया, फिर ऐसे आगे आगे हम मिलाते मिलाते गए, तो ये फॉर्म हुई अक्षांश। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, इसकी परिभाषा की बात की जाए, तो हम सिंपली कह सकते हैं क्या, कि विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा को आधार बनाकर जो कोणीय दूरी खींची गई उनको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। हालांकि परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने बता दिया क्या होती है, कि अगर भूमध्य रेखा को आधार बना के कुछ जो कोणीय दूरी खींची गई है वही क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब टोटल नंबर ऑफ अक्षांश कितने होते हैं? तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, मैंने बताया कि ये हमने देखा क्या करा, 90 डिग्री तक ये खींचे, फिर 180 डिग्री तक ये खींचे, कुल मिला के 180 लाइनें खींच गई। लेकिन हम 2 को मिला के एक लाइन बना रहे हैं, तो वास्तव में बनेंगे कितने? ये 0 डिग्री है, यहाँ से 90 ऊपर बन जाएंगे और 90 ऐसे ही नीचे बन जाएंगे। तो हो कितने गए? 90 ये हो गए, 90 ये हो गए, 0 ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ अक्षांश जो हो गए वो 181 हो गए। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी कुल जो अक्षांश है वो कितने हैं? कुल 181 अक्षांश है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ सा ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल वाली कुछ समझने वाली बात है नहीं। इसमें कभी कभार ये पूछा जाता है, जैसे ये पोल है, पोल क्या है? पोल जैसे ऐसे समझ लो, ये है पोल। पोल क्या है? कुछ नहीं, 90 डिग्री अक्षांश है। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, पोल अक्षांश है या देशांतर है। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ से मैंने बताया कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी, इसी को बनाकर ऐसे कोणीय दूरी खींची गई, तो 10, 20, 30 ऐसे 90 पे आए, तो ये पोल कहा गया इसको। तो 90 डिग्री अक्षांश होता है पोल, यहाँ उत्तर में भी दक्षिण में भी। इसको कहते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक, सिंपल सी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा होती है कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ पे होती है? कर्क रेखा की ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी मतलब यहाँ कुछ, यहाँ जैसे 10, 20, 30 ऐसा होगा, तो इसके बीच में 23.5 ऐसी होगी कर्क रेखा। ठीक है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कहाँ पे कर्क रेखा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। वैसे ही मकर रेखा है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, यानी साउदर्न लैटिट्यूड जिसको कहते हैं 23.5 डिग्री वह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाता है। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन पूछ जाते हैं अक्सर। फिर आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त कितना है? ये है 66.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सॉरी नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और अंटार्कटिक पर्वत यानी 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अंदर इसको हम एक बार अच्छे से बना के देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से है, ये पृथ्वी है, तो इसके अंदर ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। 37 डिग्री अगर हम उत्तर में चलेंगे तो ये आपकी कर्क रेखा है, और 37 डिग्री अगर आप दक्षिण में चलेंगे तो ये आपकी मकर रेखा है। उत्तर में 66.5 डिग्री आपका पड़ता है, तो इसको हम कहेंगे आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत। और अगर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में हमने पढ़ना है तो इसको हम कहेंगे अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, ये 4 लाइनें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने ध्रुव के बारे में बता दिया कि 90 डिग्री नॉर्दर्न यानी उत्तरी ध्रुव जो है वो उत्तरी पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़। इसके अलावा इनका काम क्या होता है, क्योंकि अक्षांश तो हमने बना दिए, तो इसके आधार पर बनाए जाते हैं टेम्परेचर जोन यानी ताप कटिबंध, जिसको हम कहते हैं। आपने सुने होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है कि टेम्परेट जोन या ट्रॉपिकल जोन, ये क्या होते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन को कहते हैं उष्ण कटिबंध, आपने सुना होगा उष्ण कटिबंध। टेम्परेट जोन को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। पोलर जोन को कहते हैं शीत कटिबंध। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी है, ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंध, फिर शीतोष्ण और शीत कटिबंध। ठीक है, ये जोन कैसे बनते हैं अभी हमने देखा। देखो हमने क्या देखा कि 37 डिग्री दक्षिणी पे है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको कहते हैं मकर रेखा, और यह जो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के वाला ये क्षेत्र ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ और तरीके से देखते हैं। ठीक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक का वाला ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि कौन सा वाला पार्ट है। ठीक है, इंडिया भी इसी में पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है इंडिया, कुछ ऐसे ऐसे। ये 37 डिग्री जो कर्क रेखा है ये इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है ऐसे। तो इंडिया का आधा हिस्सा ये उष्ण कटिबंध है और आधा हिस्सा ऊपर यानी शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, ये आर्कटिक सर्कल लिखा है यानी आर्कटिक वृत्त तक यहाँ, और नीचे कहाँ होता है कि मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त। इसीलिए मैंने ये 4 लाइनें बताई, ये चारों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद करने के लिए। तो सदर्न हेमिस्फीयर में मकर रेखा से ये अंटार्कटिक वृत्त तक, और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से लेके आर्कटिक वृत्त तक। ठीक है, यहाँ अंटार्कटिक वृत्त तक, यहाँ आर्कटिक वृत्त, ये दोनों वाले क्षेत्र कहलाते हैं, ये कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध यहाँ भी इसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक ये वाला जोन कहलाता है शीत कटिबंध, और दक्षिणी ध्रुव में भी ये अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक ये कहलाता है शीत कटिबंध। सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब उष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध का क्या मतलब है, ये आप ज़्यादातर लोग जानते हैं। उष्ण कटिबंध का मतलब है ज़्यादातर यहाँ गर्मी वाला रीजन होता है, सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पे पड़ती हैं। शीतोष्ण कटिबंध में तिरछी किरणें पड़ती हैं, और शीत कटिबंध में बिल्कुल ही नहीं पड़ती हैं। ठीक है, बहुत कम पड़ती हैं, इसलिए ये पोलर जोन ये जमा हुआ होता है। सबसे ठंडा जोन ये होता है, ठीक है, उससे ठंडा ये होता है, और सबसे गर्म जो जोन होता है वो ट्रॉपिकल जोन होता है। ठीक है, इससे इतना ही पूछा जाएगा, इतना काफ़ी है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को कितने ताप कटिबंध में बांटा गया है पूछा जाएगा, तो इसको कितने ताप कटिबंध में बांटा गया है? केवल 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा है शीत कटिबंध। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, उष्ण कटिबंध को कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, शीतोष्ण को कहते हैं टेम्परेट जोन, और इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन या पोलर जोन। ठीक, चलिए अब देखते हैं देशांतर के बारे में यानी लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो जैसे हमने अक्षांश में देखा था, अक्षांश में क्या हुआ, हमने 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा कहा, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा का, और उससे पैरेलल में जो लाइनें खींची गई उनको हमने अक्षांश कहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ही जो 0 डिग्री देशांतर है ये वाला लाइन, इसको कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन। ठीक है, इस लाइन के पूर्व और पश्चिम में जो लाइनें खींची गई इन्हीं को कहता है देशांतर। सिंपल एक चीज़ याद रखिएगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी ऐसे ये वर्टिकल लाइनें हैं यानी ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं इस तरीके से। ठीक है, खड़ी लाइनें हैं, और ये क्या है, इस ग्रीनविच लाइन के पैरेलल है। ठीक है, बेसिकली इनके बीच की डिस्टेंस ऐसे
समानांतर होती नहीं है, ये ऐसे नहीं होते, ये दिख रहा होगा आपको, ये बीच इनकी डिस्टेंस बीच में कम होती जाती है ये। तो ये पैरेलल नहीं कह सकते इनको, सिंपल ये कहते हैं कि सिंपल लाइन है, ठीक है। डेफिनेशन ऑल लोग पूछी नहीं जाती है कहीं पे, मैं आपको कन्वीनियंस के लिए बता देता हूँ कि इस तरीके से इनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रीनविच लाइन की पूर्व और पश्चिम में जो लाइनें खींची गई उनको कहा जाता है देशांतर, ठीक है। ये 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन की। उसके अलावा प्राइम मेरिडियन भी इसी को कहते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन जो है इसको प्राइम मेरिडियन कहो या ग्रीनविच लाइन कहो, ये कहा जाता है इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं देशांतर और समय। जैसे हमने अक्षांश में देखा था, अक्षांश में हमने देखा अक्षांशों का प्रयोग क्यों होता है, अक्षांशों का प्रयोग होता है ताप कटिबंधों को बनाने में, ठीक है। अलग अलग पृथ्वी पर ताप कटिबंध होते हैं उनको बनाने में। वैसे ही देशांतर का प्रयोग होता है समय को ज्ञात करने में, ठीक है। जो हम समय देखते हैं अभी घड़ी में, वो समय देशांतरों के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, ठीक है। कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। इससे पहले हम ये जान जाएं कि समय अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक समय होता है लोकल टाइम, जिसे स्थानीय समय कहते हैं। दूसरा होता है मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। बेसिकली ये दो टाइप के ही टाइम होते हैं। ये जो दो टाइम है जीएमटी और आईएसटी, ये खुद में स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड की हम दो टाइप कह सकते हैं, दो टाइप नहीं कई टाइप होते हैं बेसिकली, लेकिन ये इनमें से दो स्टैंडर्ड टाइम हम पढ़ेंगे जो जीएमटी और आईएसटी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं लोकल टाइम क्या है। लोकल टाइम बेसिकली क्या होता है कि देखो ऐसा है, टोटल देशांतर की संख्या होती है 360 देशांतर, ठीक है। और पृथ्वी एक राउंड लगाने में पूरा जो समय लगाती है आपको पता है 24 घंटे में लगा लेती है। और 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूम रही होगी तो एक घंटे में घूमेगी कितना, 15 डिग्री। एक घंटे का मतलब है 60 मिनट, और 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है, तो एक डिग्री घूमने में कितना समय लगी, 4 मिनट, ठीक है। सिंपल मैथ है। तो इसका मतलब यह है कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर आने में 4 मिनट का समय लेती है। तो ऐसे ही कुछ टाइम कैलकुलेट होता रहता है, सिंपल सा मतलब है। जैसे मैंने बताया, अगर यहाँ पे सूर्य आया 5 बजे, अगले पे चला गया, यहाँ 5 बज जाएंगे, यहाँ 5:04 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आया, यहाँ 5 बज जाएंगे, यहाँ 5:04 हो जाएंगे, यहाँ 5:08 हो जाएंगे। इस तरीके से कैलकुलेट होता है। और ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसी को कहते हैं लोकल टाइम, ठीक है, या लोकल टाइम। कैसे कि अगर जो किसी विशेष अक्षांश में सूर्य की गति के अनुसार समय की गणना होगी तो ये इसको कहा जाता है लोकल टाइम, ठीक है। सिंपल सी बात है। दूसरा होता है जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय, ठीक है। मानक समय ये क्या होता है? मानक समय कुछ ऐसा समझ लो जैसे कोई देश है, ठीक है। फिर से मैप में आते हैं वापस। ये देखो, जैसे यहाँ पे कोई भी एक देश है, XYZ देश है, मान लेते ये है, ये वैसे तो एक कॉन्टिनेंट है, मान लेते हैं ये कोई एक ऐसा देश है अफ्रीका, जो इतने बहुत, इससे कितने देशांतर गुजर रहे हैं, 1 2 3 4, मान लेते हैं ये 4 देशांतर गुजर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लोकल टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो देश के एक कोने में 5 बज रहे, तो दूसरे में इसमें क्या होगा, 5 बजने में 4 मिनट बाकी होंगे, यानी 4:56 हो रहे होंगे। इसमें 4:52 हो रहे होंगे, और इसमें 4:48 हो रहे होंगे। समझ में आई बात? यानी एक ही देश में अलग अलग टाइम हो जाएंगे। तो ऐसा तो आपने कभी सुना दिल्ली में 4 बज रहे हों और उधर सिक्किम में 3 ही बज रहे हों, ऐसा कुछ सिस्टम ऐसा नहीं होता है। बेसिकली कोशिश ये करी जाती है कि पूरे देश में एक ही टाइम हो। तो वो टाइम कैसे हो उसके लिए तरीका होता है स्टैंडर्ड टाइम। और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, जब क्या होगा, कोई देश जो है अपनी सुविधा के लिए टाइम कैलकुलेट करे, इसमें क्या होगा कि पूरे देश का एक टाइम बनाने की कोशिश करी जाती है, ठीक है। इसके लिए एक कैलकुलेशन ये होती है, जैसे इंडिया है, ये इंडिया है, इसके अंदर से इस तरीके से बाय द वे कई सारे अक्षांश गुजरते हैं यूजुअली। तो इंडिया से ऑलमोस्ट 30 देशांतर, ठीक है, 29.5 ऐसा कुछ होता है, लेकिन कुल मिला के 30 देशांतर समझ लेते हैं। तो अगर ऐसे 30 देशांतर अलग अलग देशांतर पे ऐसे सूर्य के टाइम की कैलकुलेशन करेंगे तो 30 अलग अलग टाइम दिखाएगा। तो इसके लिए कैलकुलेशन ये करी जाती है कि देश के बीचों बीच से का एक देशांतर मान लिया जाता है, बीच के देशांतर, तो इसके अकॉर्डिंग ही टाइम कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब है जब सूर्य इसके यहाँ पे आएगा तो 5 बज जाएंगे, इससे आगे जाएगा तो फिर 4 बज जाएंगे, तो पूरे देश में ही 5-4 बजेंगे। कहने का मतलब है जब देश, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, मानक समय ऐसा होता है कि जहाँ पे देश की सुविधा के लिए पूरे देश में एक समय बनाया जाता है, और ऐसे में जो देश के जो बीचों बीच से एक देशांतर है उसके अकॉर्डिंग जब टाइम का कैलकुलेशन करा जाता है तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो इंडिया के कंसेप्ट में वो होता है आईएसटी, उसको कहते हैं आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, या इसको हम कहते हैं भारतीय मानक समय, ठीक है, भारतीय मानक समय। वो क्या होता है ये देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। यानी 68 से 97 के बीच, ऑलमोस्ट मैंने बताया था कि 30 यानी 29 पॉइंट समथिंग होते हैं, 29.5 होते हैं बेसिकली, ये पॉइंट में नहीं दिया है, लेकिन इसको हम 30 अगर मान लेते हैं तो इन दोनों के बीच का ये 82 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी
पूर्वी देशांतर जो है इसको माना जाता है क्या, भारत का मानक समय। मानक समय का मतलब इसके अकॉर्डिंग ही आप टाइम कैलकुलेशन होगा, यानी ये इसके ऊपर सूर्य आएगा तो पूरे देश में 5 बजेंगे, आगे जाएगा तो पूरे देश में वही टाइम होगा जो इस देशांतर में माना जाएगा, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, भारतीय मानक समय है जो कैलकुलेट होता है। आपके लिए इतना जो मैंने बताया कथा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्या, कि जैसे ये 82.5 डिग्री देशांतर के अनुसार भारत की मानक समय की गणना की जाती है। ये क्वेश्चन आएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडिया के बीच से कितने देशांतर हैं, तो टोटल 29.5 है, जिसको यूजुअली हम 30 मान लेते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों आए तो 29.5 ठीक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से लोकल टाइम हमने देख लिया, मानक समय देख लिया, IST देख लिया, और लास्ट हम देखते हैं GMT क्या होता है। तो GMT क्या है, GMT जो है इसको कहते हैं ग्लोबल मीन टाइम या ग्लोबल मेरिडियन टाइम, इस तरीके से कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा किसी देश के बीचों बीच अगर एक देशांतर मान लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग मानक समय कैलकुलेट किया जाता है। सेम वैसे ही है, अगर ये जो प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री है, इसके अकॉर्डिंग टाइम का कैलकुलेशन किया जाए तो वो कहलाता है GMT, ग्लोबल मेरिडियन टाइम या ग्लोबल मीन टाइम। ठीक है, तो उसी को कहते हैं GMT। तो सिंपल सा इतना ध्यान रखना है कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है जो ब्रिटेन से होकर गुजरता है, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से होकर गुजरता है, तो ग्रीनविच जो है वो ग्रीनविच ये ब्रिटेन का एक शहर है ग्रीनविच, तो उससे होकर गुजरता है, और इसके अकॉर्डिंग जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है उसको कहते हैं GMT। सिंपल इतना फैक्ट्स याद रख लो, इतना काफ़ी है। एक आखिरी चीज़ इसमें जो बच गई है उसको भी देख लेते हैं कि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जिसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये क्या चीज़ होती है, देखो एक तो होता है समय जो कैलकुलेट हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, जो देश है, हर देश में अलग अलग टाइम होता है क्योंकि हर देश अपना अपना मानक समय फॉलो कर रहा है, लेकिन पूरे विश्व में एक ही डेट होती है। ठीक है, डेट तो सेम ही होगी, तो उसके लिए एक ही लाइन फॉलो करी जाएगी, यानी एक ही देशांतर फॉलो करा जाएगा, तो वो देशांतर फॉलो करा जाता है ये यूजुअली जो है 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है, कौन सा 180 डिग्री देशांतर है, जो कहाँ से गुजरता है, एक तरफ है होता है इसका रसिया, ये है USA और ये है रसिया। ठीक है, यहाँ पे अलास्का न इसके नज़दीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलास्का, वैसे USA का पार्ट है अलास्का, तो अलास्का के पास से होकर ये ऐसे गुजरता है। ठीक है, और कौन से महासागर से गुजरता है, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर से गुजरता है। तो इसके अकॉर्डिंग कैसे होती है कि जैसे देखो हमने ये क्या पढ़ा था कि ऐसे हमने पढ़ा था कि ये जो डेट लाइन है इसके क्या होगा, एक तरफ समय डेट आगे होगी, एक तरफ डेट पीछे होगा। कहने का मतलब है जैसे ये अगर USA है, तो अगर आप USA को मैप में देखोगे, जब अगर विश्व का मैप देखोगे तो विश्व के मैप में USA कहाँ है, पश्चिम में है। जैसे ये इंडिया है तो इंडिया के बाद ये यहाँ पे यूरोप, ये अफ्रीका, और यहाँ पे ये वाला पार्ट है USA। ठीक है, और समय कहाँ से कहाँ की ओर चलता है, पूरब से पश्चिम की ओर, यहाँ क्योंकि सूर्य यहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब है सबसे आखिरी टाइम जो सबसे जब पीछे टाइम होता है वो अमेरिका का होता है। यानी इंडिया में अगर जैसे आज 12 बज रहे होंगे, तो अगर हम 12 घंटे का टाइम डिफरेंस भी लेंगे तो यहाँ पे दिन के 12 बज रहे होंगे, तो यहाँ पिछली रात के 12 बज रहे होंगे। यानी कुल मिला के यहाँ पे जो है, अगर वैसे तो 12 घंटे का नहीं होता, ज़्यादा होता है, लेकिन एक फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि इंडिया का टाइम USA के टाइम से आगे होता है, क्योंकि इंडिया जो है USA के पूर्व में पड़ता है, तो पूर्व के देशों का टाइम आगे और पश्चिम के देशों का टाइम पीछे होता है। तो वैसे ये अमेरिका है तो अमेरिका का टाइम सबसे पीछे होगा, जबकि रसिया जो है, रसिया सबसे पूर्व में है, यहाँ पे रसिया है, रसिया का टाइम सबसे आगे होगा, तो इनके बीच से ये लाइन गुजारी गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से इस तरफ इस लाइन के पूर्व की तरफ यानी अमेरिका की तरफ एक जो डेट है वो पीछे होती है, एक डेट पीछे होती है, और यहाँ पे एक डेट आगे होती है। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे 30 तारीख है तो यहाँ पे 31 तारीख होती है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या 24 घंटे का फर्क होगा इन दोनों के बीच, जी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टाइम तो कैलकुलेट हो रहा है अब देशांतर के हिसाब से, और देशांतर तो इनमें 1-2 देशांतर का फर्क है, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो सिंपल सा इतना याद रखो, इस डेट लाइन की एक तरफ जो है क्या होती है, एक तरफ डेट आगे होती है और एक तरफ डेट पीछे होती है। इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछा नहीं जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस सिंपल सा इतना याद रख लो कि इसकी ये डेट लाइन होती है जो बेसिकली गुजरती है 180 डिग्री देशांतर से, इसकी एक तरफ डेट आगे और दूसरी तरफ डेट पीछे होती है। बस इतना ध्यान रखो, इसके अकॉर्डिंग डेट कैलकुलेट होगी। ये है देखो डेट लाइन, अलास्का USA से गुजरती है और यहाँ से इस तरफ से होता है रसिया। ठीक है, इन दोनों के बीच से गुजर रही है, यहाँ का टाइम पीछे होता है तो यहाँ डेट पीछे, और यहाँ टाइम आगे होता है तो डेट आगे होती है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेशन कुछ है नहीं।
हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर जो हमने चीज़ें पढ़ी, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा, इसमें मैंने 3D एनिमेशन की मैं बार-बार आपको बता रहा था कि 3D एनिमेशन के तहत, तो अगर आपको वो चीज़ 3D एनिमेशन में समझनी है छोटी-छोटी वीडियोज़ में, तो ये मेरा चैनल है ज्योग्राफिकल साइंस करके आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो आप ये सर्च करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। तो इसके अंदर ऐसी छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं, 3 मिनट की, 6 मिनट की, जिसमें ये सारा टॉपिक वो एनिमेशन के माध्यम से समझाया गया है, जो आसानी से समझ में आता है। ठीक है, ये चैनल का उद्देश्य यही है कि जिसमें हम छोटे छोटे एनिमेशन की मदद से बहुत बेसिक चीज़, ठीक है, जो क्लास छोटी छोटी क्लास में पढ़ाई जाती है ताकि ज्योग्राफी स्ट्रांग हो, वो सब चीज़ें इसमें करते हैं। तो आप इस ज्योग्राफिकल साइंस सर्च करके वहाँ पे ये ज्योग्राफिकल साइंसेज है, ये ध्यान रखिएगा, ES साइंसेज है, तो ये सर्च करके आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारा जो आज का चैप्टर है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो इसमें ख़त्म हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगली वीडियो में हम फिर देखेंगे, जो रिमेनिंग चैप्टर है उनको देखेंगे। इसके अलावा मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो LTSST का कोर्स है वो हमारे ऐप पे चल रहा है, जो अचीवर्स से हमारी जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड करिए, और इसके रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो नीचे इंक्वायरी का नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे साथ कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ऑलमोस्ट SST के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सॉल्व हो पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।